हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। कैसे हैं सभी लोग? मैं रोहिणी दुबे, आपकी हिस्ट्री टीचर, और हम पढ़ रहे हैं विषय इतिहास, जैसे कि आपको पता है क्लास 12 के लिए, जिसमें हम चैप्टर 8 पर हैं। और आज का हमारा टॉपिक है भू राजस्व। इसके पहले जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं उसके वीडियोस बहुत छोटे छोटे भागों में मैंने कम टाइम के बनाए हैं ताकि आप लोग इजीली उनको पढ़ सकें टॉपिक वाइज। तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, भू राजस्व हमारा चैप्टर है, जैसे कि किसान, जमींदार और राज्य। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग मुगल साम्राज्य के समय का जो समाज है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मुगल साम्राज्य में जो राजा रहे उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, नहीं बताया गया है। हमको पढ़ना है मुगल साम्राज्य के समय का समाज। इस चैप्टर में कृषि समाज कैसा था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, सब चीजें मैंने आपको कराई हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैंने अलग से इसमें कराए हैं, उनको आप लोग जरूर देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है भू राजस्व। भू राजस्व का मतलब जैसे कि क्या है, आप देखिए, भू राजस्व यानी कि भूमि से प्राप्त होने वाला राजस्व। राजस्व यानी कि टैक्स, कर। तो उस समय भूमि से जो कर मिलता था सरकार को, राजाओं को, भूमि से जो पैसा मिलता था उसके बारे में यहाँ पर बात हमें करनी है। तो पहली बात तो ये, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहला तो ये कि जो भू राजस्व है, यही एकमात्र, मतलब एकमात्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जरिया था उस समय राजा की आय का, सरकार की आय का, लोगों की आय का। सबसे बड़ा जरिया भू राजस्व था, क्योंकि कृषि बहुत ज्यादा थी, भूमि थी बहुत ज्यादा, उसके ऊपर खेती होती थी। तो आम जनता भी और राजा सभी लोग उससे प्राप्त होने वाली आय के ऊपर डिपेंड थे। ऐसा नहीं कि व्यापार नहीं होता था, वो भी होता था, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो भू राजस्व से, भूमि से होने वाली उपज और उससे प्राप्त होने वाले टैक्स से यहाँ के राजाओं को, सम्राटों को मिलता था। तो पहली बात तो ये, अब जब इतना बड़ा जो आर्थिक स्थिति जो है और सबसे ज्यादा मजबूत अगर भू राजस्व से हो रही है, तो डेफिनेटली उसके लिए एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन था, एक प्रशासनिक तंत्र था। वो क्या था? तो सबसे भू राजस्व जो लेना पड़ता था, किसानों से कर लेना पड़ता था। कर वसूलना, कर निर्धारित करना, जाना, सब चीजों के लिए एक बड़ा तंत्र था अकबर का। हम अभी अकबर के बारे में अगर बात करें तो अकबर का एक तंत्र था। आगे मुगल राजाओं ने भी एक अच्छा खासा अपना प्रशासनिक तंत्र बनाया था। यहाँ पर कुछ अधिकारियों की बात हो रही है, तो वो है, पहला बात करते हैं दीवान। जो भू राजस्व से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अधिकारी था वो, तो सबसे पहला दीवान, ये क्या करता था? वित्त अधिकारी था। आपके लिए 1 नंबर में क्वेश्चन कि दीवान कौन था? दीवान वित्त अधिकारी था। ठीक है, वित्त अधिकारी था। पूरी आय व्यय का लेखा जोखा, जो भी कर आता था, टैक्सेस लगते थे और वापस जो पैसा आता था कोषालय में, उसका लेखा जोखा, कहां से कितना आया, वो सारी चीजों का लेखा जोखा दीवान रखता था। उसके बाद पहला अधिकारी, दूसरा अधिकारी था अमील गुजार। ये जो था, इसका काम क्या था? राजस्व वसूलना, राजस्व वसूलने वाला अधिकारी। ठीक, इसका काम था राजस्व वसूलना। ये सभी जगह जाकर के राजस्व को वसूलता था। तो ये दो प्रमुख लोग थे भू राजस्व में। अगर सिर्फ, वैसे तो बहुत बड़ा प्रशासन तंत्र था, लेकिन अगर हम सिर्फ भू राजस्व से रिलेटेड अधिकारियों की बात करें तो ये दो अधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपको 1 नंबर में, 2 नंबर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। दीवान कौन था? तो वित्त अधिकारी, वित्त विभाग का प्रमुख अधिकारी। और अमील गुजार कौन था? तो राजस्व वसूलने वाला अधिकारी। इसके अलावा एक तीसरा अधिकारी भी यहां पर था, अमीन। अमीन, तो अमीन का काम क्या था? ये एक ऐसा अधिकारी था जिसका काम ये था कि प्रांत में
जो कुछ भी हो रहा है सारे काम राजकीय कानून के अंतर्गत, राजकीय नियमों के अंतर्गत हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका कार्य क्या था? राज्य में ये देखना कि सभी कार्य राजकीय नियमों के तहत हो रहे हैं। ठीक है, यही इसका काम था कि राज्य के अंतर्गत जितने भी काम हो रहे हैं, लोग जो भी तरह के व्यवहार कर रहे हैं, वो व्यवहार राजकीय नियमों के अंतर्गत हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये प्रमुख 3 अधिकारी जो थे इस समय के, वो मैंने आपको बताए। इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि भू राजस्व किस तरीके से, कैसे चरण थे, किस तरीके से उसको लगाया जाता था और उसको क्या कहा जाता था। देखिए, भू राजस्व को प्राप्त करने के 2 चरण थे। भू राजस्व इंतजाम के 2 चरण। भू राजस्व इंतजाम के 2 चरण कौन कौन से थे? पहला, कर निर्धारण। ये आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि मुगल काल में भू राजस्व इंतजाम के 2 चरण कौन से थे। पहला था कर निर्धारण करना, यानी कि पहले तो ये तय करना कि कहां पर कितना कर लगाया जाएगा, किस वर्ष कितना कर लगाया जाएगा। अब ये चीजें भी ऐसे होती थी कि कभी बारिश हुई, कभी नहीं हुई, कभी खेती अच्छी हुई, कभी नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो उसके हिसाब से कर निर्धारित किया जाता था। कर निर्धारण को कहा जाता था जमा। ये क्वेश्चन 1 नंबर का, इसी के अंतर्गत 1 नंबर का क्वेश्चन आपका। और दूसरा था कर वसूली। ठीक है, एक तो हो गया आपका कर निर्धारण जिसको जमा कहते थे, और दूसरा कर वसूली, और इसे एक और नाम दिया गया है वास्तविक वसूली। एक ही बात है, कर वसूली या वास्तविक वसूली, और इसको कहा जाता था हासिल। यहां आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका हो गया ये कि भू राजस्व इंतजाम के 2 चरण कौन कौन से थे। उसके बाद आपको 1-1 नंबर के क्वेश्चन हो गए 2। कर निर्धारण को क्या कहा जाता था? जमा। और दूसरा क्वेश्चन कर वसूली या वास्तविक वसूली को क्या कहा जाता था? हासिल। पहले कर निर्धारण करते थे कि इस वर्ष इतना कर लगेगा, उपज का 40%, 33% मोस्टली ऐसा ही चलता था। और उसके बाद जब जाते थे तो जरूरी नहीं है कि जो कर लगाया है वो कर मिल जाए, क्योंकि सभी किसानों की स्थिति वैसी नहीं होती थी। सपोज कि 100 लोगों के ऊपर कर लगाया गया और निर्धारित कर दिया गया कि 100 लोगों से 1 करोड़ रुपए कोषागार में जमा होगा, तो ये हो गया जमा कि उन्होंने कर लगा दिया 40% लेंगे और 40% 100 लोगों से लेंगे, तो टोटल 1 करोड़ रुपया कोषालय में जमा हो जाएगा। ये हो गया आपका कर निर्धारण। फिर गए राजस्व अधिकारी या अमील गुजार कर वसूल करने। उन्होंने देखा कि किसी ने तो पूरा दिया लेकिन किसी की तो खेती हुई नहीं, किसी के पास तो पैसा है ही नहीं बिल्कुल भी, या उसका कर्जे में चला गया, या कुछ और भी हो सकता है, खेती नष्ट भी हो सकती है, तो उसने तो दिया ही नहीं। तो पता चला कि 100 लोगों में से सिर्फ 80 लोगों ने पूरा कर दिया और 20 लोगों ने नहीं दिया, तो 1 करोड़ से राशि हो गई कम। तो ये हो गया आपका हासिल, यानी कि वास्तविक वसूली, कि वास्तविक वसूली इतनी है, जमा होना था इतना पर हुआ इतना। तो ये जमा और हासिल ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में भी आएगा, और इसके अंतर्गत आपका 1 नंबर में भी क्वेश्चन आएगा कि जमा क्या होता है और हासिल क्या होता है। इसके बाद फिर एक और चीज है आइन में, आइन यानी कि आईने अकबरी, अबुल फजल की जो किताब है उसमें उसने बहुत सारी चीजों के बारे में उल्लेख किया है। ये भी बताया है कि कौन सी जमीन जोती गई है, ये बताया कि कौन सी जमीन जोते जाने लायक है लेकिन अभी तक उसके ऊपर जुताई नहीं हुई। साथ में
आइन में अबुल फजल ने यह भी बताया कि कितनी जमीन को नाप लिया गया। नापने के लिए इस समय जो मुगल सम्राट थे उन्होंने बहुत काम किया, कोशिश ये की गई कि जितनी जमीन थी उनके साम्राज्य के अंतर्गत उसको पूरी जमीन की नपाई हो जाए, ताकि नपाई होने के बाद सही तरीके से कर का निर्धारण किया जा सके और सही तरीके से कर आए और पता रहे कि कहां से कितना कर आ रहा है। लेकिन ना तो अकबर के समय ये काम पूरा हो पाया, बट ज्यादा से ज्यादा हुआ। औरंगजेब ने भी बहुत सारे अधिकारी और नए नए तरीकों को अपनाया पूरी भूमि को नापने के लिए, लेकिन ये काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया कभी भी मुगल साम्राज्य में। इसके बाद अब है हमारा अगला टॉपिक इसी के अंतर्गत, अकबर के काल में भूमि के प्रकार। कितने तरह की भूमि अकबर के शासन काल में थी? ठीक है, पहला 4 तरह की भूमि थी। पहली बात तो ये 4 प्रकार की भूमि अकबर के शासन काल में थी। पहली भूमि का नाम है पोलज, दूसरी परती, तीसरा नंबर छच्छर और चौथा नंबर बंजर। छच्छर को छाछर भी कहते हैं। अब हम बताते हैं कि इसमें है क्या। आपसे ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जा सकता है, अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि पोलज क्या है, परती क्या है, ये भी पूछा जा सकता है, और भूमि के प्रकार आपसे एक साथ भी पूछे जा सकते हैं। तो अकबर के शासनकाल में या फिर मुगलों के काल में भूमि के कितने प्रकार थे, ये आपका यहाँ पर बनता है क्वेश्चन। तो इसके अंतर्गत हमारा जवाब होगा ये, और इसमें मैं आपको बताती हूं कि पोलज क्या थी। पोलज हर वर्ष जिस पर खेती होती थी, ठीक है, जिस भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती होती थी, बहुत उपजाऊ भूमि थी ये, वो होती थी पोलज भूमि। ठीक, परती भूमि क्या थी? जिसे कुछ दिनों के लिए खाली छोड़ा जाता था। जिस भूमि को कुछ दिनों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था ताकि वो अपना उपजाऊपन वापस से प्राप्त कर सके, वो भूमि थी परती। फिर है छच्छर, जिसे 3-4 वर्ष के लिए खाली छोड़ते थे, वो होती थी छच्छर। और बंजर, जिसे 5 या अधिक वर्षों के लिए खाली छोड़ते थे। समझ में आ गया क्या करना है? 4 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है पोलज, सबसे अच्छी तरह की भूमि, जिस पर बहुत ही ज्यादा जो उपजाऊ थी, जहां हर वर्ष खेती होती थी और बहुत अच्छी होती थी, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ वाली जो भूमि थी वो कहलाती थी पोलज। दूसरे नंबर की थी परती, जिसका उपजाऊपन पोलज से थोड़ा सा कम था, जहां पर कुछ दिनों के लिए, वर्ष के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, यानी कि एक बार खेती की और 2 महीने के बाद फिर दूसरे सीजन की खेती करी, तो वो होती थी परती।
तीसरे नंबर की भूमि छच्छर या छाछर, ये और कम इसका उपजाऊपन था, इसको 3 या 4 वर्षों के लिए खाली छोड़ना पड़ता था ताकि वो अपना उपजाऊपन वापस से प्राप्त कर सके। और चौथे नंबर की बंजर, तो बंजर ही होती है, 5 वर्ष या उससे ज्यादा समय के लिए इसको खाली छोड़ते थे। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि उस पर खेती होती नहीं थी, वो खाली ही पड़ी रहती थी। तो इस तरीके से ये भूमि का वर्गीकरण जो अकबर के काल में है और बाकी जो मुगल शासक रहे उनके शासनकाल में भी ये वर्गीकरण रहा। तो ये हमारा भू राजस्व है। इसके बाहर कोई ज्यादा क्वेश्चन आपके और है नहीं, इसमें यहीं तक आपसे पूछा जाएगा। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें और बाकी चीजें जो हैं वो भी अच्छे से करते रहें। एक टॉपिक हमारा और है और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा क्लोज, उसके बाद हम थर्ड बुक पर पहुंच जाएंगे। सभी चीजों को अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी। मैप के वीडियोस मैंने बनाए हैं, अभी मैं बना रही हूँ। चैप्टर वाइज मैं मैप आपको समझा रही हूँ। हर एक चैप्टर के जो भी स्थान है वो मैप में मैंने भरवाए हैं, खाली मैप भी मैंने भरवाया है, तो उनको आप लोग जरूर देखिएगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।